गुड इवनिंग। जहाँ तक हम कर चुके थे उससे आगे की बात करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स के बारे में तो आप जानते हो, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अलाउ करती है। ठीक है, एक ही आज तक अलाउड है इंडिया में, वो है कॉटन, बीटी कॉटन जो बोलते हैं। मार्च 2002 में अलाउ हुई थी। ठीक है, अभी जीएम मस्टर्ड के ऊपर, जीएम मस्टर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक वैरायटी रिलीज की थी DMH11। उसका भी स्टेटस मैं देख के आपको कंफर्म करके फिर बता दूंगा, लेकिन आप यही रखना कि अभी तक यही अप्रूव्ड है, ये अप्रूव नहीं हुई है जीएम मस्टर्ड। वो हर्बिसाइड्स के रेजिस्टेंट थी, ये इंसेक्टिसाइड के लिए। ठीक है, माइको और मोनसेंटो कंपनी ने बनाई थी। एक मुझे ये डाउट है कि अगर जीएम मस्टर्ड बना सकते थे, या ये बनी है, ये महिको ने बनाई है या PAU ने? अगर आप लोगों को पता चले तो आप बताना। मेरे हिसाब से महिको ने ही बनाई है मोनसेंटो के साथ मिलके, बोलगार्ड 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में 5th नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रांसजेनिक वर्ल्ड में? सोयाबीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का बनाते हैं, जैसे अपना ये इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस है ना बीटी कॉटन, ऐसे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, जैसे DMH11 हम बना रहे हैं, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश है कि ग्लाइफोसेट मारा और उससे भाई सारी वीड्स मर जाएंगी लेकिन प्लांट नहीं मरेगा, यानी कि प्लांट कोई उससे इफेक्ट नहीं होगा, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, ये थोड़े इसके बारे में बता रखा है। उसके अंदर ये इंस्टीट्यूट है टेरी, ये हायर बीटा कैरोटीन के ऊपर काम कर रहा था। इसने 2 वैरायटी, तेरी उन्नत और तेरी उत्तम बनाई है। गोल्डन राइस क्या होता है जिसमें हायर विटामिन ए हो। सुपर राइस और सुपर व्हीट में क्या है कि जो आज की यील्ड है ना, उससे ज़्यादा यील्ड होगी, 20-25%। इनके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन एज सच ये अचीव हुई नहीं है। व्हीट का मैं पढ़ रहा था कि 2005 में ये को बन जाना चाहिए था। तो ये मेरा क्वेश्चन, मैं सर्च भी किया लेकिन कोई एग्रीकल्चर में ये इशू है कि कोई एज सच डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो नहीं पाती। इट इज़, देखो, इट वाज एक्सपेक्टेड टू कम बाई 2005। अरे भाई झालिया 2005, अब का बताओ ना कि है या नहीं। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म विलियम गॉड ने दी थी। स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जी ने तो इंडिया में वो किया था, इंडिया लेवल पे माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और बोरलॉग जी को वर्ल्ड लेवल पे माना जाता है, नोबेल पीस प्राइज मिला था, हमें पता है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार रिवॉल्यूशन की टर्म दी थी स्वामीनाथन जी ने कि अगर हम क्रॉप इंटेंसिफिकेशन और उसे डाइवर्सिफिकेशन करते रहेंगे तो हेल्प हो जाएगी हमारी। ठीक है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दी थी। वर्टिकल रिवॉल्यूशन की, वर्टिकली जैसे जापान में एग्रीकल्चर होता है वो वर्टिकली होता है, यहाँ ऐसे 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 वर्टिकली एग्रीकल्चर होता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, भाई ज़मीन कम है, आइलैंड कंट्री है, तो ऐसे ज़्यादा होती है। कुछ रिवॉल्यूशंस दे रखे हैं, कुछ कंफ्यूजिंग है, उन पे मैंने कर रखा है। ब्राउन रिवॉल्यूशन फूड प्रोसेसिंग का है, और आपको पता है, आप पढ़ोगे ना तभी पता चल जाएगा। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का है। ब्राउन फूड प्रोसेसिंग, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र, सिल्वर एग का या पोल्ट्री का। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। परभानी ओकरा, रेनबो ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ब्लैक बायोफ्यूल, राउंड पोटैटो, गोल्डन फ्रूट या हनी, पिंक प्रॉन अनियन, रेड टोमेटो या मीट, रेड येलो ऑयल सीड, ब्लू फिश, वाइट मिल्क। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र, ब्राउन फूड, सिल्वर एग। ठीक है, इंडिया फर्स्ट किस में, सेकंड किस में, थर्ड किस में है, फोर्थ किस में, ये कुछ रैंक दे रखे हैं, हमें ये ऑलमोस्ट पता हैं सारी चीज़ें। मैंगो में, बनाना में, टोटल मिल्क प्रोडक्शन में, कैश्यू में, कोकोनट, टोटल पल्सेज, लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन, जूट अलाइड में, इनमें फर्स्ट है। ये थोड़े से अलग थे इसलिए मैंने लिखे। टोटल इरीगेटेड एरिया, सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया अगर देखें तो फर्स्ट है अपने वर्ल्ड में, और लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में। टोटल लाइव स्टॉक है ये। अगर बाई चांस अगर कैटल का पूछ लें कि फर्स्ट कहाँ है, बफेलो का कहाँ है, तो वो एक कैटेगरी अलग अलग बदल जाएगी जी, ध्यान रखना। सेकंड में, सेकंड वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं। व्हीट प्रोडक्शन, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स,
कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन में पहले शायद थर्ड पे थे, अब हम सेकंड पे आ गए हैं। कॉटन प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन, इनमें हम सेकंड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हीट राइस, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, शुगर केन, कॉटन एंड सिल्क प्रोडक्शन। ऑयल सीड में भी अपन दूसरे हैं, ये भी नहीं पता था मुझे। थर्ड टोबैको, तंबाकू में तीसरे नंबर पे हैं। नेचुरल रबर के फॉर्म में फोर्थ पे हैं। सबसे ज़्यादा हम चावल भेजते हैं, ठीक है। और वैसे हमें चावल भेजना नहीं चाहिए, मीन्स इफ़ वी आर एक्सपोर्टिंग राइस मीन्स वी आर एक्सपोर्टिंग अवर वाटर, इसीलिए। और हमारा ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, तो हमें हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है और राइस को बदलने की ज़रूरत है। इंपोर्ट हम तेल करते हैं, हमें पता है। फिर विटामिन दे रखे हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और कहाँ से वो मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए थोड़े। विटामिन ए रेटिनॉल को बोलते हैं। ये देखो जी, इनका कोई, देखो एग्रीकल्चर में इनका कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको 2 से 3 बार पढ़ने ही पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे, समझ रहे हैं आप। और ये किताबें ऐसी हैं, नीमराज सुंडर और अरुण कात्यायन, कि आप पढ़ोगे बार बार तभी आपको याद होंगी, क्योंकि कंसेप्ट तो समझ सकते हो आप, ये रटना ही पड़ेगा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, नाइसिन से क्या होता है, काली जबान हो जाती है। P5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B12 कोबालोमिन, सारे मिलके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं। सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफिरोल, कैल्सिफेरॉल डी है, ई टोकोफिरोल। विटामिन एच बायोटीन, के फाइलोक्विनोन, फोलिक एसिड, इनके डेफिशिएंसी होते हैं। विटामिन ए से तो आँखों में असर आता है, ठीक है। B1 से पेट में गड़बड़ी आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बेरी बेरी हो जाता है B1 की डेफिशिएंसी से। लाइट से डर लगने लग जाता है और क्रैक्स आ जाते हैं स्किन पे B2 की डेफिशिएंसी। काली जबान हो जाती है B3 से। B12 से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी होता है, ये परनीशियस एनीमिया होता है, डिफरेंस होता है इनमें। विटामिन सी, स्कर्वी, रिकेट्स, ऑस्टियोमेला की हड्डी कमज़ोर हो जाने, विटामिन डी की कमी, इसलिए सूरज में बैठते हैं। जो पोलन और वो होता है ना, जो फर्टिलाइजेशन होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से स्टर्लिटी आ जाती है। पोलन, उसमें भी बोरोन की जो डेफिशिएंसी होती है ना, बोरोन की डेफिशिएंसी से उससे स्टर्लिटी आती है। और विटामिन की किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। ये कुछ मेडिसिनल पर्पज़ के प्लांट हैं, आप बस उसका साइंटिफिक नेम पढ़ो, उसके साइंटिफिक नेम है ना, उसी से आपको केमिकल उसके अंदर क्या है वो पता चल जाएगा, ठीक है। एक आधा कोई एक्सेप्शन है, वो किस लिए यूज़ होता है ये तब याद होंगे आप, इसके ना इमेज जाके देखना नेट पे, जिस भी क्रॉप की पढ़ो तभी याद होगा। गूगल कोमीफोरा विक्टाई, उसका गम होता है या रेजिन होता है। ओबेसिटी हो रही, मोटापा है ना, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, तो तब काम आता है कोमीफोरा विक्टाई। इसबगोल बच्चों को दी जाती थी, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके हस्क उसके दिए जाते हैं। जो सीड पार्ट होता है ना, वो जाऊ सा होता है, मीन्स प्लफी सा होता है, ठीक है, प्लफी। प्लांटेगो ओवेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई समस्या होती है। ओपियम पेपेवर सोमनीफेरम, मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन, सारी इससे बनती हैं। नींद लेके आता है, हीरोइन भी इनसे बनती है ड्रग। सफ़ेद मूसली सेकंड शिलाजीत बोलते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ वालों को बहुत काम आती है। क्लोरोफाइटम, ये सर्पगंधा, बीपी जिसको हो ना, सर्पगंधा और अश्वगंधा की रूट्स आप देखोगे ना तो एक सी दिखेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है साइज़ में। एक मोटी होती है। सर्पगंधा सांप की तरह बहुत फैलती है, यूं 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 यूं, इत्थे इत्थे, आई मीन ये मैंने डायग्राम गलत बनाया, लेकिन बहुत विशियसली और बहुत अच्छे से फैलती है नीचे सर्प की तरह, इसलिए उसका नाम सर्पगंधा है। रवोल्फिया सर्पेंटीन, तो सर्पेंटीन है, सर्पेंटीन आया तो सर्पेंटीन हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये बीपी के लिए काम आती है। अश्वगंधा जनरल मेडिसिन है। विथेनिन सोमनीफेरा, विथेनिन इसके अंदर होता है, इनकी जड़ें काम आती हैं, रूट्स। सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, सर्पगंधा। बेलाडोना, इसकी पत्तियां काम आती हैं सिर में दर्द हो रखा हो, न्यूरोलॉजिक पेन्स। फिर कुछ है मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हमें पता है, कैल्शियम से रिकेट, फॉस्फोरस से रिकेट्स, ओस्टियोमलाकिया पिका। आयरन की कमी से अनीमिया होता है। जिंक, ये थोड़े अलग लगते हैं मेरे, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए आपको जो याद नहीं होता उसे टिक कर लिया करो। जिंक, पैराकिरोटोसिस,
मैग्नीज पैरेसिस, मैग्नीज पैरेसिस, मैग्नीज वाले को कहते परानोले। और जिंक पैराकिराटोसिस, पैराकिराटोसिस, जिंक का पैराकिराटोसिस, मैग्नीज पैरेसिस। मैं समझ रहा हूँ आप कहोगे यार ये कैसे याद हो गया, ऐसे थोड़ी याद होते हैं, आपको तो याद है। अरे बाबा ये किसी को याद नहीं होते, बार बार आप लिख के देखोगे ना, पेज को पलटोगे ग्लैंड से, तब याद हो जाएंगे। हमें सबको पता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर होता है, ये याद हो जाएंगे। कोबाल्ट, CO से कोबाल्ट का कोस्ट डिजीज, ठीक है। फिर एक्सेस से हो जाते हैं मोलिबेडनम मोलिबेडोसिस, फ्लोरोसिस, दांत पीले हो जाते हैं फ्लोरोसिस। सेलेनियम, इट इज़ ड्यू टू मतलब इसकी एक्सेस हो जाती है सेलेनियम की, तो डिग्नाला या एल्कली डिजीज होता है। मेरे हमेशा दिमाग में आता था कि सोडियम की डेफिशिएंसी से होता है डिग्नाला, ना 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 भाई, एक्सेस ऑफ सेलेनियम की वजह से होता है। आयरन की कमी है तो पथरी हो जाएगी, ये सॉरी कब्जी हो जाएगी, या फिर दस्त लग जाएंगे। आर्सेनिक पॉइजनिंग, वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक की पॉइजनिंग बहुत है जी। फ्लोराइड फ्लोरोसिस, अपने जो बच्चों के दांत कईयों के पीले हो जाते हैं, वो कई गाँव के है ना फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरीन ज़्यादा होता है उस गाँव में, फ्लोरोसिस हो जाता है। लेड, दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर लेड है पानी में और वो यूज़ कर लिया ना, आदमी पागल हो जाएगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्जेलेट, पथरी हो जाती है। अब एक ग्रोथ हार्मोन, इसमें भाई मुझे है ना बस एक से ही सवाल है एंड यू आर गोइंग टू आंसर इट। रूट इनिबिटर कौन है, रूट प्रोमोटर कौन है? मैं रूट प्रोमोटर का भाई जहाँ तक मैंने पढ़ा है ना, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो कि ऑक्जिन है वो है। लेकिन फिर देखो यहाँ ये लिख रखा है ऑक्जिन इनिबिट रूट इलोंगेशन। अरे यार मेरे को कंफ्यूज कर दिया इन्होंने, पहले तो रूट फॉर्मेशन में भी बोल दिया, फिर रूट इलोंगेशन। या तो इसमें कुछ रूट बनना और इलोंगेशन में थोड़ा अंतर होगा, मुझे ये बताना प्रोमोटर और इनिबिटर में क्या डिफरेंस है, लेट मी नो, ठीक है। और ये हार्मोन है ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्जिन का काम क्या होता है कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये तीनों ग्रोथ प्रोमोटर हैं, ठीक है। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। इथाइलिन का काम तो होता है कि उसको ग्रोथ को, हम ग्रोथ हार्मोन पढ़ रहे थे, ऑक्जिन हो गया, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ठीक है। ऑक्जिन तो रूट इसकी ग्रोथ को इनिशिएट करता है, ठीक है, और ये सेल की डिवीज़न में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, जिब्रेलिन तो क्या करता है, उसकी सेल, जैसे ये एक सेल है, उसके साइज़ को बढ़ा देगा, जैसे ग्रेप्स को में करते हैं, फिर उसका साइज़ बढ़ा देगा, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। ये राइस में मिला था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस है, उसके कारण वो पता चला था, तो इसका तब पता चला था कि ये इलोंगेट करता है सेल को। साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न करता है, और जो जिब्रेलिन काम करता है ना, उसके उलट काम करता है एब्सिसिक, रोक देता है, पत्ते फल पीले होके और पक के गिर जाते हैं। इथाइलिन से तो राइपनिंग होती है, लेकिन जब गिरना होता है ना तब एब्सिसिक एसिड बढ़ जाता है, डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, एंटी जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड। ये कुछ वैसे है, नेचुरल नहीं है ये। मैलिक हाइड्राजाइड जो ओनियन में जो स्प्राउटिंग होती है उसको रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड होता है, और वैसे ही जो लॉजिंग होती है ना, जो हाइट बढ़ जाती है और फिर गिर जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए CCC होता है, क्लोरमाक्वेट साइकोसेल बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे बताना जी, रूट प्रोमोटर एंड इनिबिटर। फिर हमारे पास विटामिन है। विटामिन टर्म किसने दी थी? विटामिन टर्म दी थी फंक ने। इसमें दो ही चीज़ें, फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट में जो अपना पेट है ना, उसी से मान लो उसमें फैट डिपॉजिट है, तो उसमें विटामिन A, D, E के स्टोर हो गया। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसमें BC, ठीक है। फोलिक एसिड के RBC में मैच्योरेशन, ये आप लोग इतना तो पढ़ ही लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। एंजाइम किसने कॉइन किया था? कुन्हे ने। एंजाइम वो माइन्यूट सब्सटेंस होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, जो कि ना उस केमिकल कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ा देते हैं। कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। एसेंशियल का क्या मतलब है कि हमारा शरीर उसको बनाता नहीं है, वो हमें जो हम खाना खाते हैं उसमें लेना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे एसेंशियल फैटी एसिड हो, एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने की इन्होंने ट्रिक पहले ही दे रखी, TV मिल पाथ, और एसेंशियल फैटी एसिड की ओला जो कैब होती है अपनी। फिर कुछ ईयर हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं। मैं लेटेस्ट का बताता हूँ पहले तो आपको, ये जो मैंने लिख रखा मेरी गंदी सी राइटिंग में, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषणा कर रखी है UN ने, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर बनवाता है, तो वो मिलेट्स का 2022-23 है, और वैसे सोचे तो 23 है।
हाँ हाँ मैं मान गया आएगा, लेकिन यूएन ने कह रखा है चलो हम कंसिडर करेंगे इसे 2023 के लिए। और इंडिया ने वैसे कौन सा साल मनाया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अपने देश में वो देने के लिए 2018 को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2022-23, प्रिसाइजली 23, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2018। फिर ये कुछ ईयर हैं जो पहले जाली है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। 2004 में चावल, राइस चावल। 7 में 6 में डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, सब कुछ रेगिस्तान हो गया उसकी महत्वता के लिए। 7 में पानी आ गया। 2008 में आलू, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ आलू का रेट 2008 रुपये हो रहा है। फाइबर 9, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है ना, 10 11 भी इंपॉर्टेंट है जी, और ये मैंने टिक कर ही रखे हैं। 2010 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी था। फिर 2011 में जब मेरा एडमिशन हुआ ना यूजी में, तब अंतर्राष्ट्रीय साल था जंगलों का, फॉरेस्ट का, ठीक है। आप लोगों का 12-13 में हुआ तो आप उस अनुसार कर सकते हो, 12 में हो गया। फिर अगले ही साल जब मैं आया तो बात चल पड़ी कि भाई जंगल पे तो बहुत बात हो ली, अब कोऑपरेशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेटिव बनी हुई थी, फिर कोऑपरेटिव बन गई। फिर 2013 में वाटर कोऑपरेशन पे काम चल पड़ा। कोऑपरेशन तो बना लिया था 12 में, लेकिन पानी कोऑपरेशन। फिर फैमिली फार्मिंग के सारे घर के इकट्ठे होकर फार्मिंग करेंगे अपन, फैमिली फार्मिंग हो गया 14 में। 15 में मिट्टी, जब मेरी डिग्री हुई तो सब मिट्टी में मिल गए ठीक है, मिट्टी। और 16 में मैं दाल खाने लग गया। 2021 में मैं ताज़ा होकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हर 23 में मिलेट्स, ठीक है। हाँ बकवास है ये, लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ को रिलेट करके आप पढ़ सकते हो। 10-11 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 बायोडाइवर्सिटी, 11 फॉरेस्ट। 2012 में कोऑपरेशन शुरू हुआ, फिर 13 में वाटर कोऑपरेशन शुरू हुआ, 14 में फैमिली फार्मिंग, 15 में सब मिट्टी में मिला दिया, 16 में मैंने दाल खानी शुरू की, 21 में फल फ्रूट खाया, और 23 में मैं मिलेट्स पे ध्यान दूंगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जो दो सबसे, और तो आप लोग कर लेते हो, जो सबसे कन्फ्यूजन मुझे लगता है ना, 16 सितंबर का ओजोन डे है और अक्टूबर का वर्ल्ड फूड डे है। ये ओ से ओ याद रखना, उल्टा है ये। 16 अक्टूबर का जो ओ है वो ओजोन नहीं है, वो वर्ल्ड फूड डे है। अक्टूबर में खाना मिलेगा और 16 सितंबर ओजोन डे, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीमेन इन एग्रीकल्चर डे 4 दिसंबर, किसान दिवस का तो आपको पता ही है। फिर कुछ मेजर स्कीम्स हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कांग्रेस के राज में आई थी, रबी 2007 में शुरू हुआ था, ठीक है। जो अभी मिलता है ना, फूड अवेलेबल होता है वो। ये बस आप इतना इतना करो, इनके डिटेल में कोई नहीं जाता है। आप उस स्कीम का और कौन से सन में हुआ था वो कर लो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में। इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सिस ऑयल पाम मेज इसोपोम 2004 में। आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये 2004-5 लिख रखा है, लेकिन मैं इसे 5-6 मानता हूँ, मैंने कई जगह देखा भी है। क्यों? क्योंकि ये 29 मार्च 2005 में लागू हुई थी जी, तो 4 का तो मसला ही ख़त्म हो गया। तो 29 मार्च 2005 में टू बी प्रिसाइज, लेकिन 2005-6 में या 2004-5 में मैंने 5-6 देखा है। आत्मा 2 हैं, एक आत्मा, एक एचयू के गेट नंबर 4 पे है एटिक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। एटिक कब शुरू हुआ था? वैसे दिमाग दौड़ाओ, आगे आएगा मैं बता दूंगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में शुरू हुआ, ठीक है। फिर ये बाद में आगे चल के मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH में मिला दिया गया 2014 में। माइक्रो इरिगेशन पे नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन 2010। बम्बू बांस 2004 में। अब थोड़ा ये कन्फ्यूजन हो जाता है, एक जगह 2005 भी लिख रखा है, तो नेशनल बैम्बू मिशन 2004 है या 5 है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। KCC 1998 में शुरू हुआ था भाई, खरीफ या रबी, ये हाईली प्रिसाइज है, ठीक है। 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3% छूट आती है, नेट 4% है। लेकिन मैंने ना PIB प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया में देखा था कि अभी 9 लगता है और 5% सब्सिडी है, नेट 4 ही है, समझ रहे हो। तो इस पे यार बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने PIB पे भी सर्च किया, लेकिन आप अभी यही 7% मानो। KCC किसान कॉल सेंटर, कोई भी फ़ोन कर सकता है 7 दिन, ठीक है। 6 बजे फ़ोन, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7-10 बजे तक 22 भाषाओं में फ़ोन कर सकता। 22 क्यों? क्योंकि अपने जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं ना अपने संविधान में 22 हैं। 1800-180 1551 1800-180-1551, ठीक है, उससे आप पूछ सकते हो।
इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग अप्रैल 2014 में हुआ। MIDH में बता चुका हूँ 2014 में। सोइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 में। ये क्या क्या वो करती है, NPK बताती है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र, वो आप चीज़ें देखना कौन सी बताती है। दो चीज़ें नहीं बताती, या तो ये मैग्नीशियम नहीं बताती, दो चीज़ें हैं, दो उनको नहीं बताती, वो देखना आप। ये और कार्बन कितना है वो भी बताती है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है वो भी सिग्निफाई करती है, ताकि ये कि वो यूज़ कर सके। डेट इंपॉर्टेंट है 19 फरवरी 2015। मोदी जी आए 2014 में, उससे अगले साल मिट्टी का कार्ड बना दिया। फिर ई नाम बनाया, 15 में वो बनाई थी, 2016 में अप्रैल में ये बना दी। अप्रैल 2016 में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के कहीं भी बेचो अपना सामान अगर जहाँ अच्छा रेट पे मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वही जो 2%, 1.5% और 5% जो हम वो देते हैं, याद होगा, 2%, 1.5%, ठीक है, और बाकी अगर होता है तो वो रिफंड हो जाता, बाकी सरकार देती है, ऐसा नहीं है प्राइवेट कंपनी को दिया नहीं जाता। परंपरागत कृषि विकास योजना 17 जनवरी 2016, और 16 में कौन सी आई थी, फसल बीमा योजना, फरवरी 2016। उससे पहले परंपरागत कृषि विकास योजना जनवरी 16। कृषि सिंचाई, जिस दिन मिट्टी बाढ़ आया था उसी साल कृषि सिंचाई, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15, इसमें 4 स्कीमें मिला दी गई थी। नेशनल रेनफेड बेस्ड एरिया, ये देख लेना आप, माइक्रो इरिगेशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोयल हेल्थ और फर्टिलिटी मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए 2014-15 में मोदी जी आए तभी। PM किसान फरवरी 2019 में लागू की गई थी, दिसंबर 2000, याद हो आपको, दिसंबर में एक किस्त पहले दे दी गई थी चुनावों से पहले। फरवरी 2019 याद रखना। ऑपरेशन स्कीम 2018-19 में आई थी फूड प्रोसेसिंग ने, ताकि भाई जो पोटैटो, टोमेटो और ओनियन है उनका वो ना बढ़े। एक ये है ना, थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में है, थोड़ा इसमें जितना मुझे पता है मैं वो कर रहा हूँ, मुझे कई चीज़ें मिली भी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। फर्स्टली पहली बार क्या हुआ था कि कॉटन की एक वैरायटी आई थी, CT पटेल जी ने H4 वैरायटी दी थी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, 1972 में उसने इंश्योरेंस की एक स्कीम बनाई थी कॉटन की लिए, H4 के लिए। तो फर्स्ट इंश्योर्ड क्रॉप कॉटन, फर्स्ट क्रॉप ऑन विच लोन वाज गिवन इन इंडिया वाज कॉटन। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जनरल इंश्योरेंस स्कीम ने 1972 में वो चीज़ें शुरू की, 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई। फिर उसमें कुछ त्रुटियां थी तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई 1999 में। फिर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई, साल मुझे इसका नहीं मिला, ये आप मुझे बताओगे, सच में बताओगे। फिर इसमें कुछ कमियां थी तो मॉडिफाइड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई। कई जगह पे रिस्ट्रक्चर्ड वेदर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दी गई। ये आप देखना कौन से सन में, मुझे सन नहीं मिले इनके, मैं कई जगह ढूंढ लिए। फिर सब कुछ लेटेस्ट अभी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो 2%, 1.5% और 5% वाला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप ये मुझे है ना इसके बारे में, जो ये 3 स्कीम है, वेदर बेस्ड, मॉडिफाइड और रिस्ट्रक्चर्ड, कौन से सन में आई और उनके बारे में क्या है वो बताओगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन पढ़ना था। जेनेटिकली मॉडिफाइड एक ही फिलहाल क्रॉप है हमारे पास। सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप थी टोबैको में, कौन सी, एक इंसेक्ट था, दिमाग मेरे, एक इंसेक्ट के लिए थी, मंडूका सेक्साटा था, मंडूका सेक्साटा था शायद, आई डोंट नो, समथिंग लाइक रिजेम्बलिंग, ओके। इंडिया 5वें नंबर पे है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड होगी, ये आपको पता है। हाइब्रिड राइस का फादर YL पिंक को बोला जाता है। हमने जब बनाना शुरू किया था, MGR फर्स्ट बनाया था 1994 में या 1996 में, शायद 20 साल पहले, मेरे हिसाब से 1994 में हमने बनाना शुरू किया था। ये आप देख लेना, 94 या 96 हमने भी बनाया था, ठीक है। हाइब्रिड मस्टर्ड बनाई है, सुपर व्हीट, ग्रीन रिवॉल्यूशन विलियम गॉड ने, स्वामीनाथन, बोरलॉग जी, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन स्वामीनाथन जी ने, वर्टिकल रिवॉल्यूशन हो गया, ज़्यादा वो हो गया, कुछ रिवॉल्यूशन ब्राउन फूड का है, ग्रे फर्टिलाइजर का है, सिल्वर एग का है। फर्स्ट हम इरीगेटेड एरिया लाइव स्टॉक में भी फर्स्ट हैं। सेकंड हम OLC व्हीट, राइस, OLC कोकोनट,
वेजिटेबल, फ्रूट्स, सिल्क प्रोडक्शन और शुगर में। तंबाकू में तीसरे नंबर पे। चावल एक्सपोर्ट करते हैं, सब्जी इंपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल सॉरी। ये हमें पता है। विटामिन ए रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 बेरी, B1 B2 फोटोफोबिया, B3 पेलाग्रा काली जबान हो जाती है, B5 ब्लड सेल्स बनाती, पायरिडोक्सिन नर्व्स डिजनरेट हो जाती हैं डेफिशिएंसी में, B12 परनीशियस एनीमिया। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग को डिले कर देता है, मतलब अगर विटामिन के है किसी बंदे में तो खून रुक जाएगा, नहीं है तो वो बेहतर रहेगा। फिर आप ये कुछ कॉमन मेडिसिनल प्लांट दे रखे हैं, आप उनका वो देखोगे। हाँ एक मैं भूल गया, एक सातविया एक प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट आया ना तभी याद है। सातविया होता है जिनको मतलब डायबिटीज़ होती है ना, तो ये नेचुरल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं, ये नेचुरल स्वीटनर है सातविया। आप देखना इसका पत्ता, तब आपको पता चलेगा। मिनरल डेफिशिएंसी हैं, ये कोई खास इसमें बात है नहीं। हार्मोन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, एब्सिसिक और इथाइलिन रोकते हैं। ये भाई उसकी ग्रोथ को करता है। एक आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ, आइसोडायमेट्रिक का मतलब जैसे ये है तो ऐसे इधर को, ठीक है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली जो ग्रोथ करता है। आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इथाइलिन करता है। फिर इथरल और एथिफोन, इथरल लिक्विड फॉर्म में होता है, एथिफोन गैसियस फॉर्म में है। विटामिन फंक ADE के और BC। कुने ने एंजाइम टर्म्स दी, टीवी मिल्पाथ एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, लेकिन ये पढ़ भी लेना कौन कौन से हैं, कई बार क्या पता है हमें कन्फ्यूजिंग दे दें। टीवी मिल्पाथ तो ठीक है, जैसे ये A है, अब दे दें आपको एलेनिन दे दें और आर्जिनिन दे दें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्जिनिन है एसेंशियल। फिर ये इंटरनेशनल ईयर हैं 2010 बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट, 12 में कोऑपरेशन शुरू करे, 13 में वाटर कोऑपरेशन, 14 में फैमिली फार्मिंग, 15 पल्सेज, 16 लेटेस्ट UN का 23 का है, 21 का फ्रूट एंड वेजिटेबल का है, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, अक्टूबर 16 है वर्ल्ड फूड डे। वीमेन एग्रीकल्चर 4। और ये कुछ स्कीम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों को ना पता हो। एटिक नहीं मिला यार, एटिक भी तो था। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, किसान कॉल सेंटर, वो उसे KCC से कंफ्यूज ना करो, किसान क्रेडिट कार्ड से, इसलिए किसान कॉल सेंटर लिख रहा हूँ मैं। जनवरी 2004। आत्मा क्या था 2005 में। एटिक और था, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर की कौन से सन में वो था, आप मुझे बताओ। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय जी।